जब सब कुछ रुक जाता है, कोई अपना है जो आगे बढ़ता है, जो अब भी हाथ पकड़ता है। मुश्किल की इस घड़ी में अपनों से बढ़कर अपना है। अपनी ज़कात और अतियात से लाखों डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और कैंसर के मरीजों की जान बचाएं। कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और लाइफ सेविंग गियर फराहम करने में हमारी मदद करें। 111 डोनेट पर कॉल करें या www.siut.org पर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि SIUT अपना है। जी अस्सलाम वालेकुम। SIUT एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर अदीब रिजवी एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अब इस बात को करीबन 40 साल हो गए जब ये सफ़र शुरू हुआ था, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इनसे बेहतर और इनसे बड़ा, इनसे मोतबर नाम और कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब के साथ मैंने हेयर एंड देयर कुछ फ़ंड रेजर्स किए हैं और हमेशा से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो पाकिस्तान और इंसानियत के लिए किया। आज फ्रॉम SIUT वी हैव गॉट 2 डॉक्टर्स है। डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर सुनील दोदानी तशरीफ़ रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रमज़ान आ गए हैं, SIUT को अब आवाम की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले सालों के मुकाबले में मैं कहूँगा कि इस साल हमें और ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि हमें मरीज़ों की तादाद सालाना वैसे ही बढ़ती रहती है, और अभी मौजूदा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने इसकी, चूँकि SIUT ने एक कोरोना का सेंटर खोल लिया है अपने साथ ही, जिसमें कोरोना का भी इलाज हो रहा है, तो हमें अपने मरीज़ों के लिए भी ज़रूरत है और कोरोना के मरीज़ों के लिए भी ज़रूरत है डोनेशन। अच्छा, आपने मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा है इस साल? जी जी। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो सालाना इजाफा होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, और पहले जो लोग पहुंच नहीं पाते थे गाँव से, विलेजेस से, रिमोट एरिया से, अब वो पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर शहर में इस जगह पे हमारा इलाज हो जाएगा। तो अवेयरनेस भी है, मालूमात लोगों की बढ़ी हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है कि हम इस अस्पताल जाएंगे तो हमारा इलाज जो एक बैन अल-अक़वामी मेयार है उसके हिसाब से हमारा इलाज हो जाएगा। वो चीज़ कई सालों पहले नहीं थी, लेकिन उस वजह से भी ज़ाहिर है आपके यहाँ तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप जो हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं उसके उसमें, तो प्लीज़ डू टेल कि क्या कोरोना के मरीज़ों की तादाद में आपने इजाफा देखा है? कोरोना की जो आदाद शुमार है वो तो हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है एक्चुअली, लेकिन हम लोग क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे मरीज़ देखते हैं जो बहुत सिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लास्ट एक्चुअली 1 वीक से देख रहे हैं कि वो ज़्यादा होता है। ठीक है। पहले हमारे पास हफ्ते में 2 या 3 मरीज़ ऐसे सिक आते थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन लास्ट इस एक हफ्ते के अंदर हमने 25-26 मरीज़ ऐसे देख लिए अच्छा, तो तादाद में इजाफा हो रहा है? जी, तो सिक मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है एक्चुअली। और जैसे जैसे हम लोग इस आउटब्रेक के अंदर घुसेंगे, पूरी दुनिया में यही हुआ है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो उसमें से तकरीबन 10% लोग सिक होते हैं, तो ये सिक मरीज़ की तादाद भी बढ़ती जाएगी एक्चुअली। ठीक है, वक्त के साथ। तो क्या आपको लगता है अभी हमने अपनी पीक को देख लिया है, या पीक कब तक आएगी, या पीक के बाद फिर उसके बाद डाउनहिल ट्रेंड शुरू होगा? नहीं, पीक तो हमने अभी नहीं देखी। पीक तो हमारी जैसे जैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा पीक एक्चुअली बढ़ता जाएगा। ओके। और प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक और टू वीक्स में हम अपने पीक को पहुंच जाएंगे, और फिर एक थोड़ा सा प्लेचू आएगा और फिर उसके बाद हमारा डाउन स्लोप शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें वही बात है कि मतलब जैसे एज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन जब हम लोग देख रहे होते हैं तो हम लोग इस चीज़ से कंसर्न कम होते हैं कि नंबर गेन कितना है, मतलब चाहे 19,000 हो गए, 20,000, डेली 1,000 केस है, उसमें से सिक कितने होते हैं, क्रिटिकली इल कितने, क्योंकि दीज आर द पेशेंट्स जिनको रियल हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ये अगर ज़्यादा दिन चले तो पहले आपका जो हॉस्पिटल से वो कम्प्लीटली चोक डाउन हो सकते हैं एक्चुअली। तो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी इतने पेशेंट्स आते हैं जितने आप आराम से टैकल कर सकते हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है और पेशेंट्स आते जाए और आप बिल्कुल फुल हैं और अब आप परेशान हैं कि अब मैं कहाँ भेजूँ। तो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी कराची, जिनसे हम लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन, तो वहाँ पर भी अभी ये वाले पेशेंट्स आ रहे हैं और बढ़ गए हैं पिछले के मुकाबले में, लेकिन अभी तक एक्चुअली ओवरवेलम नहीं आया है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी सूरत हाल वैसी नहीं है। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे अगर ये तादाद बढ़ती है तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। हम मुश्किल में आ सकते हैं, मुश्किल में आ सकते और जो हमें एक्चुअली दूसरे ममालिक को देख के लग रहा है एक्चुअली कि दूसरे ममालिक में बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो इस यहाँ पे भी हमें डर लग रहा है कि शायद बढ़ न जाए एक्चुअली।
और लेकिन अब तक हम लोग एक्चुअली नहीं देख रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो, क्योंकि देखें वो जो एक बात है, एक जो थ्योरी है कि जी शायद जहाँ जिन ममालिक में टीबी थी वहाँ एंटीबॉडीज़ जो हैं ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं और वो इसके कंपैरेटिवली उन ममालिक के अंदर ये प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और मिरर इमेज है ये मलेरिया का, वो सारी चीज़ें क्या ये स्टडीज़ वाकई प्रूव कर रही हैं या ये ऐसी कोई बात नहीं है? अच्छा, स्टडीज़ ने तो प्रूफ नहीं किया है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिकली जब वो देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि ऐसे ममालिक में केसेस कम हैं जिन ममालिक में टीबी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। देखिए अफ्रीका में टीबी बहुत प्रेवलेंट है, तो अफ्रीका के अंदर ये केसेस नहीं है, बहुत कम है। एक तो ए उसका रीज़न ये वहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लेकिन दूसरा बी अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं भी है तो भी वहाँ लोगों का बीमार होना और मौत का होना ज़रूरी है, अगर मतलब तो वहाँ हम बात भी नहीं है। अच्छा, अफ्रीका के लिए, लेकिन आप देखें ना जो यहाँ पे हमने पाकिस्तान और इंडिया को देख लें, इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्चुअली इट्स वन ऑफ द टॉप 6 कंट्री, हम भी टॉप 6 में आते हैं जहाँ टीबी प्रिवेलेंट है एक्चुअली। लेकिन इंडिया में देखें और पाकिस्तान में देखें कि हमने जब से टेस्टिंग स्ट्रेटजी अपनी बेहतर की है लास्ट 2 वीक्स में, आप देखेंगे हमारा कितना एक रैपिड अपराइज आया है। और इवन सेम विथ इंडिया, कि इंडिया में भी लास्ट 2 वीक्स में बहुत बड़ा अपराइज आया, वो आई थिंक दे आर टचिंग अराउंड 30,000 से ऊपर। अच्छा, अभी जो जिसको FDA ने अप्रूव किया है जिस ड्रग को US के अंदर, क्या वो हमारे यहाँ अवेलेबल है कोरोना नहीं, ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन WHO ने अप्रूव बेसिकली अप्रोच किया है पाकिस्तान की कुछ जहाँ जहाँ हम लोग इन्फेक्शन डिजीज फिजिशियन है वहाँ के में आया कि एक ट्रायल हो रहा है सॉलिडिटी, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो अभी शायद प्रोसेस में है, प्रॉब्ली वो ड्रैप अप्रूवल के लिए। US में FDA ने एज अ ट्रीटमेंट उसको अप्रूव कर दिया, तो हमारे पास भी वो ड्रैप अप्रूवल के लिए गई हुई है एक्चुअली, ठीक है। और वो ड्रैप ने अप्रूव कर लिया तो फिर वो प्रॉब्ली थ्रू WHO, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ ट्रायल के लिए मिलेगी, ऐसे आम नहीं मिलेगी, तो थ्रू ट्रायल शायद पाकिस्तान में भी आ जाएगी। ऑलराइट, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर एजाज से पूछूंगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, वो मेडिसिन के हवाले से हो या फिर किसी और चीज़ के हवाले से हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर खुदा न करे कोई स्पाइक ऐसा आता है जिसकी वजह से हम कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा देखते हैं, तो भी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी, आइसोलेशन वार्ड्स की ज़रूरत होगी, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ब्रेक के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि किस तरह से आम आवाम आगे बढ़ के आपकी मदद कर सकते हैं? SIUT को इस वक्त आवाम की तरफ से किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, हमें जब से ये कोरोना का आउटब्रेक शुरू हुआ है तो एक नई चीज़ जो कि अस्पताल को ज़रूरत पड़ गई अचानक, वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, वेंटिलेटर्स की, ऐसी दवाइयाँ जो कि ICU में आम हालात में इस्तेमाल होती हैं लेकिन मरीज़ महदूद तादाद में होते हैं, लेकिन जैसे वो ICU में आते हैं तो उनमें बहुत सारी सपोर्टिव मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से कुछ दवाइयाँ खासी महंगी भी हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हमें किसी तरह से अगर वो हमें फ़राहम कर दें, हमें रकम की ज़रूरत सूरत में दे दें, या अगर उनके पास इस बात की सलाहियत है कि वो कहीं से ख़रीद करें, हमें डोनेट कर दें, तो वही बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इन हालात में। ठीक है, तो अगर जो लोग बाहर देख रहे हैं और बाहर से आपकी मदद कर सकते हैं, बाहर से दवाएं तो आ सकती हैं ना? बाहर से दवाइयाँ आ सकती बाहर से तो इस वक्त जो कौन सी ऐसी दवा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है SIUT के लिए? देखिए, अभी दवा की सूरत में जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में एक दवा है जो कि कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल हुई है, उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा एफिकेसी क्लियर कट अभी हमें पता नहीं है, लेकिन दवा से ज़्यादा मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूं कि आजकल हर जगह ये है कि मास्क इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अब जब डॉक्टर कोरोना के मरीज़ को मुआयना करने के लिए जाता है तो 2 किस्म के मास्क की अशद ज़रूरत होती है। एक तो सर्जिकल मास्क है, ठीक है, और एक और मास्क है जो शायद आपने भी नाम सुना हो, अब लोग भी सुन रहे हैं, N95 कहलाता है। तो N95 की हर उस वक्त ज़रूरत होती है जब आप मरीज़ से बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हो या वो ICU में हो। अब ना आम सर्जिकल मास्क ना N95 मास्क पाकिस्तान में नहीं बनता, ठीक है, और अगर अभी आजकल के माहौल में अगर दस्तयाब है तो बहुत ही महंगा है। अगर हमें ये कोई डोनेट कर दे बहुत ज़्यादा तादाद में, तो आने वाले दिनों में हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि जाहिर है कि हेल्थ केयर वर्कर जो उससे डील करने जा रहा है, जब तक उसको ये चीज़ मैसर नहीं होगी वो जाने से हिचकिचाएगा या डरेगा कि कहीं उसको ये। तो लोग आपकी मदद कर सकते हैं सर्जिकल मास्क देके, N95 मास्क देकर देंगे। अगर वो इतनी इस्तात है किसी एक बड़े इदारे की ग्रुप के कि वो वेंटिलेटर हमें दे सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तो हम उस पीक पे नहीं पहुँचे कि हमें बहुत बड़ी तादाद में वेंटिलेटर की इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें कितनों की ज़रूरत पड़ी है हमें नहीं पता, यकीनन बढ़ेगी। ठीक है,
डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि जैसे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि अगले 2 वीक जो हैं वो पीक के हो सकते हैं, और पीक के बाद एक वक्त आता है जब आपका कर्व फ्लैट हो जाता है, फ्लैट के बाद फिर उसके बाद नीचे आप डाउन उस पर जाते हैं। तो ये आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 2 से ढाई वीक के अंदर अंदर ये हम पीक छू लेंगे, चली जाएगी? जी, लग यही रहा है, क्योंकि अब आप सिर्फ ये देखेंगे पिछले 5 दिन का आप कंपैरिजन देखें तो हम लोग बिल्कुल एक अपराइज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ गए हैं तो हमारी अब अपराइज हो गया। अच्छा, लेकिन फ़ायदा ये होगा अगर आप किसी भी एक बंदे को डायग्नोज कर लेंगे, उसको अगर आप होम आइसोलेशन पे भी भेज दें, भाई ठीक है घर में एहतियात करो, तो अब वो एटलीस्ट दूसरों को स्प्रेड नहीं कर रहा होगा। तो इसका जैसे स्प्रेड है वो तकरीबन एवरेज एक बंदा 2.5-3 लोगों को इन्फेक्ट कर लेता है, तो प्रॉब्ली वो रुक जाएगा, हमारा साइकिल हम ब्रेक कर सकेंगे एक्चुअली। तो अगर हम अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकें इन नेक्स्ट 2-2.5 वीक्स, तो प्रॉब्ली हम अपने पीक पे पहुंच चुके होंगे। फिर एक थोड़ा सा प्लेचू आएगा, उसके बाद फिर हम एक डाउन स्लोप में शुरू हो जाएंगे, एंड दैट्स अ पीरियड जिसमें प्रॉब्ली हमारी जैसे एज एन हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं कि हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ हमने आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम कर दी हैं, तो बहुत दूसरी चीज़ें भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्ली अब इसमें कॉपरेशन फ्रॉम अ जनरल पब्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन मेजर, ये रिस्पिरेटरी वायरस है, ये सांस के ज़रिए करेगा, तो लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लोग ही अपने आप को बेसिकली इससे होने से, दोनों लोग, जिसको है वो भी और जिसको नहीं है वो भी अपने आप को होने से बचा सकता है थ्रू टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। डॉक्टर साहब, अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि किडनी के जो इफेक्टीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, तो उस सिलसिले में क्या उनको भी कोरोना हो सकता है? क्या वो भी मुतासर हो सकते हैं इस वायरस से? जी बिल्कुल। अभी इस वक्त हमारे डायलिसिस SIUT में रोज़ाना तकरीबन 1,500 लोगों का डायलिसिस होता है SIUT में, और इसके जो सैटेलाइट सेंटर्स होते हैं। तो अभी तक 25-30 हमारे डायलिसिस के मरीज़ ऐसे हैं जिनको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग गया है। उसकी वजह से उसके मैनेजमेंट के इश्यूज़ बिल्कुल एक अलग से हो जाते हैं कि ये मरीज़ हफ्ते में 3 दफ़ा अस्पताल आते हैं, और उनको डायलिसिस करना भी एक मखसूस इलाके में करना पड़ता है ताकि वो ऐसे डायलिसिस का मरीज़ जिनको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है उनको ये वायरस का तबादला नहीं हो जाए। तो एक तो डायलिसिस की पॉपुलेशन है। दूसरा मसला है हमारे यहाँ, जिससे हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ घबराए हुए भी हैं और गहरी नज़र है, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ जो हैं वो ख़ुद अपना दिफाई निज़ाम या जो उनका इम्यून सिस्टम होता है उसको दबाने के लिए हम 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देते हैं। उससे आम जरासीम और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे स्पेशल जर्म्स जो होते हैं वो उनको बहुत आसानी से लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर खुदा न करे वो मरीज़ जिसे किडनी का मर्ज़ लाहक है या जिसका ट्रांसप्लांट होना है, अगर खुदा न करे उसे कोरोना हो जाता है तो क्या वो फेटल हो सकता है? देखिए, अभी तक का जो बाहर के मुल्कों का एक्सपीरियंस है और हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन अगर डायलिसिस के मरीज़ और ट्रांसप्लांट के मरीज़ को लगता है तो उनका बिहेवियर या उनकी रिकवरी वैसे ही है जैसे कि जनरल पॉपुलेशन की है, नॉर्मल है। लेकिन बट दिस इज़ स्टिल अ वेरी प्रिलिमिनरी डेटा। अगर हम हो सकता है कि ट्रांसप्लांट के और पेशेंट्स जब हमारे पास आएँ उनको कोरोना लगे तो फिर हमें सही तौर पे कह सकेंगे कि बिल्कुल वैसे ही है या उससे ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन बन जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, एंड आप कभी भी आ सकते हैं। SIUT एक ऐसा इदारा है जिसके लिए हम सबको काम करने की बहुत ज़रूरत है। 4 डेकेड से SIUT हमारी मदद कर रहा है, आगे बढ़ के मदद कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं और ख़ुद डॉक्टर दीप रिजवी साहब मौजूद हैं जो इसको लीड करते हैं फ्रंट पे आके। प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस रमज़ान आप SIUT को बिल्कुल ना भूलें, बल्कि अपने अतियात, अपनी ज़कात, अपने जो भी आपके खैरात है वो आप SIUT को ज़रूर दीजिए। आप अगर SIUT की मदद कर सकते हैं तो दवाओं के ज़रिए कर सकते हैं, N95 मास्क के ज़रिए कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क के ज़रिए कर सकते हैं, और अगर आपके पास रकम है या पैसा है तो आप किसी भी ब्रांच में जाके SIUT के जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं वहाँ जाके आप उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें, बिकॉज SIUT हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है, हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है। इट्स हाई टाइम फॉर अस टू स्टेप फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि हम SIUT की हेल्प करें इस रमज़ान। मत भूलिएगा SIUT को ब्रेक के बाद।